नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, आज इसकी 10 तरह की जो क्लास चली है वो डे 2 है। डे 2 में जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है वो लाइव के बाद में ख़त्म हो जाती है, जो कि आप दोबारा रिवीजन नहीं कर पाते हो, या तो फिर जिनको जो नहीं देख पाते वो दोबारा उनको लिए मतलब वो दिक्कत हो जाती है, वो कहाँ से देखें क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं सबको ध्यान में रख के हम इन्हीं क्लास को हूबहू सेम टू सेम टॉपिक वाइज टॉपिक आप तक लेके आएंगे इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। यदि आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और रही बात तो उल्टा पुल्टा कमेंट कोई नहीं करेगा। पहली बात, अपनी अस्तित्व को देखो, अपने हिसाब से चलो। यदि आपको देखना है तो ठीक है, नहीं देखना है तो कमेंट मत करना उल्टा पुल्टा। चलो आगे बढ़ते बिना कुछ समय बिताए। सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे उनके द्वारा जो थ्योरी बताया गया उस थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लास 2 में सबसे पहले उन्होंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये एक बच्चा पूछा था, ये पी का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसके मतलब जिसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है यानी पी ई बराबर में होता है, वो क्या होगा, ये होता है एम जी एच, जहाँ पे एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट आपको ये मान लो, जी का वैल्यू अब दो तरह से लिया जा सकता है। अब एच उसकी हाइट है। यहाँ पे हम बात करेंगे द्रव्यमान हमको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो कुछ तीन चीज़ इसमें गिवन रहेगा आपको। या तो पोटेंशियल एनर्जी दे देगा और ये दो दे देगा, कोई भी तीन चीज़ आपको दिया जाएगा और चौथा चीज़ आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम द्रव्यमान है, जी का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 9.8। यदि ऑप्शन आंसर रही यदि पॉइंट में रहे तो अब जी का वैल्यू 9.1 लेना। यदि डायरेक्ट यदि आपको ऑप्शन सीधा साधा दिखे तो आप जी का वैल्यू 10 ले लेना। ठीक है, और ऊंचाई आपको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो ये तीन तीन दे देगा, आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक ही बात होता है, एम जी एच फार्मूला है। ठीक है, अब ये समझ के अब देखो, अब इसमें करना क्या है। अब जी का वैल्यू क्या होता है, जी क्या है, जी का वैल्यू क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह दो, कांस्टेंट करो, जिसका वैल्यू सबको मालूम है, जी मास इनटू मीटर प्रति सेकंड। है मास नहीं, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का वैल्यू होता है। जी का वैल्यू क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको हम दूसरी भाषा में और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या हम जी को लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिखना चाहे तो न्यूटन बटा में के जी। अब देखो, कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते लोग छोड़ के आ जाते हैं, न्यूटन बटा में के जी कैसे आएगा। अब मैं आपको बता दूं न्यूटन बटा में के जी कैसे आता है। तो यह सबसे पहले आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको हटाता हूँ। देखो, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, ठीक, या फिर मास इंटू ग्रेविटेशन भी कह सकते हो आप। तो द्रव्यमान का क्या होता है, के जी होता है। क्या होता है, के जी। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, फोर्स को हम न्यूटन लिख सकते हैं। और एक्सलेशन का क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखो, या फिर मीटर बटा सेकंड स्क्वायर लिखो। लिख दिया। हमें निकालना क्या था, जी का वैल्यू यानी ए का वैल्यू। यदि इसको निकालना है तो इसको भी निकाल सकते हो, यदि इसका वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू नहीं बैठाओगे, ऐसे ही ए लिख दो या जी लिख दो। ठीक है, मान के चलो ऐसे मैंने जी लिख दिया, तो ये जो न्यूटन है उसके नीचे में क्या होगा, ये के जी आ जाएगा। तो आप जी का वैल्यू ये भी लिख सकते हो, या जी बराबर में आप एक्स्ट्रा मैंने एक लाइन बढ़ा दिया है, एम बटा में सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू भी ये लिख सकते हो, न्यूटन बटा में के जी। ठीक है, आप समझ जाना बात को। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन आप क्लियरली, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियरली बता दूँ। यानी फिर से बता रहा हूँ, जी का वैल्यू आप लिख सकते हो सिंपल सी भाषा में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन बट्टा में के जी लिख सकते हो। अब इस ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको दे सकता है न्यूटन प्रति के जी के रूप में, तो आपको वहाँ पे पहचानना होगा। उसके बाद इनके द्वारा कुछ और भी पॉइंट बताया गया। एक आवेश होता है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, जिसके बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। आई धारा होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, और टी समय होता है। इसका यूनिट क्या होता है, कुलम। इसका एक यूनिट होता है आवेश का, कुलम होता है, और दूसरा क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, आई का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, या आई की मात्रक एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसीलिए इसको हम एम्पियर सेकेंड लिखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ जो सर ने छोड़ा है वो भी आपको इंक्लूड करके बता दूँ, ताकि आपको सही से समझ में आ सके। ठीक है,
एक उनके द्वारा बताया गया संवेग, संवेग या आवेग, क्या हुआ है, संवेग या फिर इसको आवेग, आवेग ये भी पूछा जाता है और डाउट होता है। तो इसका सिंपल सा है संवेग केजी मीटर सेकेंड इनवर्स वन लिख लो या फिर न्यूटन सेकेंड लिख लो आप। अब ये कैसे होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान का केजी हम लिख सकते हैं और वेग का मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हो, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स वन लिख सकते हो। या केजी को हम न्यूटन भी लिख सकते हैं और न्यूटन मीटर। अब देखो मैंने पीछे बता दिया न्यूटन का मतलब, न्यूटन बल होता है, बल अब यहाँ मैं बता ही देता हूँ आपको, कहीं कन्फ्यूज़न न रह जाए। अब देखो, अब संवेग का मतलब क्या होता है, बल बराबर में क्या होता है, बल बराबर में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन या मास इनटू ग्रेविटेशन, या mg लिख लो या ma लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे बल को न्यूटन लिखते हैं, द्रव्यमान को kg लिखते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर प्रति सेकंड इनवर्स वन लिखते हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संवेग, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो द्रव्यमान का आप kg तो लिख सकते हो। अब वेग क्या होता है, वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक होता है, दो नहीं होता, ये एक्सेलरेशन का होता है, यानी कि ये त्वरण का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक हट जाएगा और यहाँ पे हो जाए एक आ जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे न्यूटन में क्या हुआ, सेकेंड से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। आशा करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इन्होंने बताया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण देखो, हमारे क्लास थोड़ा सा उनसे स्पीड हो सकता है क्योंकि उनकी क्लास में स्टूडेंट को भी वो डायरेक्शन दे रहे थे, कुछ चोटिया देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे भी कहते, उनका जो स्टाइल है बढ़िया है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग सीनियर हो, सही हो। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का यूनिट क्या होता है पहले वो समझ लो। बल आघूर्ण, यहाँ पे आघूर्ण मैंने लिख दिया है शॉर्टकट में, तो बल गुने बल भुजा भी कह सकते हो, यहाँ पे बल गुने बल भुजा, बल गुने बल भुजा ऐसे बोल दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल का न्यूटन होता है, अब भुजा किसी भी लाइन का होता है मीटर में, किसी भी लाइन को मीटर में निकालते हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर यानी बल गुने बल भुजा कह लो, तो ये क्या होता है न्यूटन मीटर, या इसका दूसरा मात्रक लिखोगे तो ये जूल भी होता है। जूल, बल आघूर्ण किसका मात्रक है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो, अब स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। अब जूल क्या होता है, देखो आपको पता है न्यूटन का मतलब क्या हो जाए, क्या लिख सकते हैं हम, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू लिख सकते हैं, होता ही है। जूल बराबर क्या लिख सकते हो आप, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू लिख सकते हो, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप ये लिख लेना, याद कर लेना। एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इधर, यहाँ पे जिसका जो वैल्यू दिया है वो समझ लो, यानी मास दिया कितना, द्रव्यमान m का वैल्यू कितना दिया है, 20 kg। ये यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये F का वैल्यू मान लेते हैं, 10 न्यूटन लिखा हुआ है, लोग समझ लेते हैं F का वैल्यू 10 न्यूटन है, ये है, जो कि यहीं पे गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको दिया क्या है वो लिख लो पहले, m का वैल्यू दिया है कितना, यहाँ पर साइड में लिख लो, m का वैल्यू दिया है 20 kg। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने ऊपर बता दिया आपको कितना है, 10 न्यूटन, 10 ये, ठीक है। उसके बाद में जूल, ऊर्जा का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू, ये आपको दे दिया पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का है, यानी पीई का वैल्यू कितना दे दिया है, 400 जूल। आप बैठा दो, पीई बराबर में क्या होता है, पी बराबर होता है mgh। अब बैठाओगे आपको यहाँ पे, तो पी की जगह पर क्या लिखोगे, 400, यहाँ पे क्या लिखोगे 400। m का वैल्यू पे m के मान 20 लिखोगे, g का मान आपको पता ही है 10, और h का वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस 20 दहन के 220 को 10 से मल्टीप्लाई 200 होगा, 200 400 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 मीटर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, उन्होंने 6 नंबर क्वेश्चन आज छोड़ा है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन उन्होंने बताया तो 7 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। उससे पहले उन्होंने थ्योरी बताया, मैं थ्योरी बता देता हूँ। देख लो आप, सबसे पहली बात, एक यूनिट कह लो जिसको हम KWH किलो वाट आवर में व्यक्त करते हैं, किलो वाट आवर में, जिसका वैल्यू क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 प्लस में होता है, याद रखना जूल इसको लिखते हैं।
यानी एक यूनिट बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यदि कोई आपसे 100 यूनिट पूछे तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इतना। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3.6 गुने 10 के पावर में 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करके दो तरह से इसको लिख सकते हैं। एक तो या तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख दो, 360 गुने 10 के पावर 6 लिख दो, या तो डायरेक्ट इस 2 जीरो को इस पर बैठा दो तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या होगा, 6 की जगह पे 8 बन जाएगा। ठीक है, 6 की जगह पे 8 बन जाएगा। हम केला का एग्जाम्पल देके नहीं बताएंगे, हम इतना बता देते हैं कि जिस चीज़ का वैल्यू निकालना होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं, और जिस चीज़ का वैल्यू नहीं निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते जो दिया गया होता है। ठीक है, तो ये आपको निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इसी में उन्होंने जो बताया है कि 100 यूनिट का मैंने बता दिया, यदि आपको एक वैल्यू दे दे 10.8 गुने 10 के पावर 6 जूल दे दे, अब यूनिट पूछ दे, यूनिट बराबर में कितना होगा ये देख करके। तो यूनिट निकालने के लिए कुछ नहीं करते, एक हमको पता है कि एक यूनिट बराबर में क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर में 6 जूल होता है। एक यूनिट का मान ये हुआ, तो हमें पूछता कितना, ये दिया हुआ है यानी यूनिट की वैल्यू। तो इस यूनिट में क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे एक वाले से, तो कितनी बार में कटेगा, 3 3 9 36 18, यानी 3 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। यानी आपको ये पूछ दे एक यूनिट में कितने क्या पूछ रहा है, जो भी पूछे यूनिट पूछे थे, यूनिट निकाल दो, 3 यूनिट निकाल के 3 यूनिट के बराबर ये दिया हुआ जूल। ठीक है, 3 यूनिट के बराबर ये जूल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन एक विशेष घर में 5 दिन में 100, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी करेंगे 5 दिन में 100 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अरे ऐसे नहीं होता है, टोटल खपत कितनी है आपको ये देखने, कितने यूनिट, इतने यूनिट की खपत है, 100 यूनिट की खपत। अब यूनिट में दे दिया वैल्यू, यानी 100 यूनिट दे दिया वैल्यू, यूनिट का वैल्यू दे दिया। ठीक है, एक यूनिट में कितना होता है आपको वो भी देखना है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करना है, अब जूल में निकालना है तो लास्ट में क्या हो, जूल। जूल किसके पीछे लगा हुआ था, 3.6 गुने 10 के पावर 6 के पीछे लगा हुआ है, यानी कि इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला स्थिति हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे 6 में डबल जीरो जुट जाएगा। अब कैसे जुटेगा, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर में 2 लिख सकते हैं। 100 को 10 के पावर 2, किसी भी चीज़ को हम गुना करते हैं, मान को चले 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई गुने 10 के पावर में 3 करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर में 5। इसको हम लिख सकते हैं इकट्ठा करके एक साथ 10 के पावर 5। तो यही करते हैं यहाँ पे, तो 2 जोड़ देंगे इसमें तो 10 क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर 6 हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में है। इसलिए गलत ऑप्शन को देख के करना है, ऑप्शन गलती नहीं करनी है। निगेटिव में कभी नहीं आएगा जूल वाला, और आएगा कब आएगा मैं बताऊँगा बाद में। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के द्वारा बताया गया था जो मैंने बता दिया। उसके बाद आगे सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन की थ्योरी उन्होंने दिया है, वो मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं अपनी तरफ से भी इसमें कुछ इंक्लूड कर देता हूँ। एक लीनियर मोशन, एक ये होता है, मोशन 2 प्रकार के होते हैं। एक लीनियर मतलब सीधी रेखा, लीनियर मतलब सीधी होता है। एक सर्कुलर मतलब गोल, सर्कुलर मतलब गोल, यानी कोई चीज़ चल रहा है गोल गोल में चल रहा है। ठीक है, तो वो सर्किल में, सर्कुलर मतलब सर्किल से बना है, सर्कुलर सर्कल। लीनियर मतलब लाइन से बना है, लाइन, लीनियर मतलब लाइन से बना है, क्या बना है, लाइन से बना है। सर्कुलर मतलब गोल से, सर्कल से बना है। तो आपको याद हो जाएगी। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए सही से। तो अब यहाँ पे 2 तरह से मोशन होते हैं, लोग सीधा भी चलेंगे या फिर गोल भी चलेंगे। ठीक है, तो फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल इंग्लिश में इसको एफसी से, उन्होंने जितना बताया उतना बता देता हूँ पहले, फिर अपनी तरफ से जो भी बच जाएगा उसमें इंक्लूड कर दूंगा। एफसी मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यानी अभिकेंद्रीय बल। एक होता है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है। बल का मतलब होता है कितना होता है, बल का मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल का मतलब वही होता है ना, इसको यदि हटा दे तो त्वरण होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का द्रव्यमान होता है, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करनी है, एफ सी लगा हुआ है तो मास तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन त्वरण का भी स्क्वायर अपोन में आर आ जाएगा। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्रीय बल में आर क्यों आएगा,
अब ये भी तो सही बात है। तो यहाँ पे हम एक्स ए के वैल्यू की जगह पे वी स्क्वायर बट्टे आर मैंने क्यों लिख दिया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेग क्या आता है। बेग दो तरह से हो सकती है, बेग दो तरह की होगी, एक तो रेखीय बेग होगी, एक कोणीय बेग होगी। इसको भी आप नोट डाउन करना। और इन दोनों में जो संबंध होगा तो भी बराबर, यानी जो रेखीय बेग होता है उसके बराबर कोणीय ओमेगा जो कि कोणीय बेग होता है इंटू आर होता है। आर मतलब त्रिज्या, यानी ये गोल जो है एक तो रेखीय वेग चलेगी, इसके बाद में ये कोणीय बेग आर मतलब त्रिज्या, ये त्रिज्या जो निकलेगी यहाँ पे होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी आपको दिया रहेगा, ओमेगा आपको निकालने के लिए बोलेगा, या फिर आर दिया रहेगा, ओमेगा कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा। दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए बोलेगा। लेकिन ये फार्मूला कुछ नहीं दिया तो यूज़ करना है दूसरे चीज़ के दूसरे क्वेश्चन को बनाने में। तो आपने ये देख लिया। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक्सेलेरेशन जो आपको देखना है यहाँ पे, ये भी स्क्वायर बट्टे में आर मैंने लिखा है, भी स्क्वायर बट्टे में आर मैंने लिखा है। ये वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। देखो वृत्तीय गति में लगता है, ये किस में, एक्सेलेरेशन वृत्तीय गति में लगता है। आप इसको याद भी कर लो डायरेक्ट, यदि ज़्यादा नहीं चल रहा है तो। ओमेगा का एक फार्मूला होता है, ओमेगा क्यों होता है, ओमेगा का फार्मूला होता है 2πn, एन जहाँ पे क्या है आवृत्ति है 2πn। आपको पता है ये वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr, आर 2πr। तो ऐसे याद रखने, ओमेगा मतलब कोणीय बेग में क्या होगा 2πr की जगह पर n लगा दोगे। ठीक है, n आवृत्ति होता है जिसका वैल्यू कितना है, n बराबर में 1/t होता है, 1/T मान लो, 1/t होता है आवृत्ति। आवर्तकाल ये हो गया, आवृत्ति n हो गया। आपको पता है n बराबर 1/t होता है, ये आपको याद है। तो मैं इसको हटाता हूँ। तो आप सिंपल सी यदि एक में बताना चाहूँगा तो एफ सी बराबर में होता है एम भी स्क्वायर बट्टे में आर, या इसको हम आप चाहो तो लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हो। अब ये कैसे हो गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन निकल गया। कैसे निकला, तो यहाँ से निकला। अब मैं उसको दिखा देता हूँ, देख लो। अब थोड़ा सा ये स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए आपको हो सकता है आगे पीछे करने में दिक्कत हो। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, v अपॉन में r होता है। कुछ चीज़ आपको याद करनी चाहिए यदि दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो v स्क्वायर बट्टे में r लिख लो, इनटू में r/r से मल्टीप्लाई कर दो अपने हिसाब से, तो ये आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा v स्क्वायर बट्टा में r स्क्वायर इंटू में r। ये v स्क्वायर बट्टा में r स्क्वायर ओमेगा के स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है v बट्टा r, ये ओमेगा स्क्वायर r हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर r हम लिख सकते हैं। किसको, इसको। तो ओमेगा स्क्वायर r लिख दिए। एक्सेलरेशन का वैल्यू ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सेलरेशन जो होगा यानी कि त्वरण जो होगा ओमेगा स्क्वायर बटा में r लिख सकते हैं इसको। और हमें पता है ओमेगा बराबर क्या होता है v बटा r होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता है। अब मैं इसको हटा दिया। एक v का फार्मूला जो उन्होंने बताया है म्यू, जो घर्षण गुणांक का वैल्यू होगा, इसका मतलब ये होता है घर्षण गुणांक जो आपको दिया रहेगा, और आर जी होता है। जी त्वरण है यहाँ पे, और इसको कह सकते हो आप गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण कह सकते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह सकते हो। अब आर जो है, आर क्या है, त्रिज्या है आपका, ये वृत्तीय गति है या वृत्तीय त्वरण भी इसको कह सकते हो। ठीक है, तो भी बराबर होता है म्यू आर जी, जिसका एक वैल्यू, दो वैल्यू दिया रहेगा, तीन वैल्यू, एक वैल्यू निकालना होगा आपको। ये आपने देख लिया, इसको नोट डाउन कर लेना। अब एक चीज़ आपको बता दूँ, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, 2 ओमेगा बराबर 2πn लिख सकते हो, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है, n आवृत्ति है, 2 तो कांस्टेंट है। अब पाई का वैल्यू आपको पता है। ओमेगा बराबर में या तो फिर आप 2π अपॉन में t भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि n बराबर क्या होता है 1/t होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक, एक फार्मूला से। t क्या होता है, चक्कर प्रति सेकेंड। टी का मान आप लिख सकते हो चक्कर प्रति सेकंड जो होगा वो आपको दिया रहेगा 30 चक्कर प्रति सेकंड, यानी आवर्तकाल दिया होगा, ये इसका वैल्यू हो जाता है। तो ये चीज़ था इसमें। अब हम कल इनका जो क्लास होगा उस हिसाब से बताएंगे, और अपने तरफ से जो भी छूटा हुआ चीज़ है वो भी इस पर इंक्लूड कर देंगे ताकि आपको याद हो जाए। आप रिवीजन करने के लिए दोबारा इस क्लास को देख लेना या सही से रोक के देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास के लिए आप इसमें कमेंट करिए और कैसा लगा आपको क्लास। थोड़ा भी दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत है आप कमेंट करिए, हम उसमें सुधार कर देंगे। यदि सही लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर कीजिए इसको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।